नमस्कार, जय हिंद। मैं शशांक आपके लेकर आया हूँ 1 जून के करंट अफेयर्स। हम देखते हैं हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या हैं आज की डेट में। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है ग्राफीन से रिलेटेड। ग्राफीन आपका आ जाता है जीएस पेपर 3 में। जीएस 3 में ग्राफीन आ जाता है आपका। ग्राफीन क्या है? बेसिकली इट इज एन एलिमेंट विच हैज इट्स 1 एटम थिकनेस। ठीक है, जो 1 एटम थिक होता है, 1 एटम थिक होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो ग्राफीन है। ओके, अब न्यूज क्या आ रही है? न्यूज आ रही है इज इंडिया मिसिंग द ग्राफीन बस। अब ये तो न्यूज आ गया, हमें कंटेंट से मतलब है। देखते हैं कंटेंट क्या है हमारा। ग्राफीन के बारे में अगर बताऊं आप लोगों को, ग्राफीन इज 1 एटम थिक लेयर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, विच इज अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल मैनर। हेक्सागोनल मैनर, तो ये कुछ इस प्रकार से ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है और यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होता है और ये कुछ ऐसे होता है। ठीक है, और इट इज कनेक्टेड बाय द सिग्मा बॉन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में इन ग्राफीन कौन सा बॉन्ड होता है? वो होता है आपका ग्राफीन, आई एम सॉरी, वो होता है आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं बात करूं ग्राफीन की कुछ प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफीन, आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ यूज होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ठीक है, पहला है इसका हाई ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि जो आप लोग ऑप्टिकल फाइबर देखते हैं ना, जो वाईफाई के जो केबल्स होते हैं, उनके अंदर जो होती है लाइन, उसमें ग्राफीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब कि इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हाई थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट, हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, मतलब कि ग्राफीन में से इलेक्ट्रॉन का पासेज बहुत जल्दी और बहुत तेज होता है। ओके, हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया, हम लोग जानते हैं कि जो ग्राफीन होता है उसका जो सरफेस एरिया तो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द हेक्सागोनल शेप। इस शेप की वजह से जो इसका सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, हाई फ्लेक्सिबल थिन फिल्म, इसका क्या मतलब हुआ गाइस? इसका ये मतलब हुआ कि हम इसको किसी भी शेप में ला सकते हैं, प्लस इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है थिन शीट्स में आने की, वो भी इसमें हो जाती है। ओके, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, एयरक्राफ्ट के जो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल पार्ट्स, जैसे कि उसका विंग्स हो गया, ठीक है, उसका एयरड्रॉन हो गया, रडर हो गया, ये सब चीज़ें आपकी ग्राफीन से भी बनती हैं। ग्राफीन हैज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है अबाउट ग्राफीन। आगे बढ़ते हैं। मैं अगर बात करूं इसके एप्लीकेशंस की, कहां कहां ये यूज होता है, ये कहां कहां ये यूज होता है, इसके यूजेज क्या क्या हैं, देखते हैं। सेंसर्स, जितने भी सेंसर आप लोग देखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी चिप हो गया, ठीक है, इवन इन योर कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, फोन्स, इन सब में ग्राफीन का यूज होता है। ओके, प्रोटेक्टिव सरफेस कोटिंग, मतलब कि खाना जो बनाते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे बर्तनों का यूज होता है। उसमें ना ऊपर से ग्राफीन की कोटिंग की जाती है, ताकि क्या होता है, जो खाना है वो उस पर स्टिक ना हो जाए। नॉन स्टिक की तरह इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर बायोमेडिकल एप्लीकेशन। इसको बायोमेडिकल एप्लीकेशन में भी यूज किया जाता है। मतलब ये कि जो इसको मेडिसिनल पर्पस, अब मेडिसिनल पर्पस का मतलब ये नहीं हुआ कि इसको दवाई के रूप में दिया जाएगा, नहीं। यहाँ पे दवाई की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे हॉस्पिटल्स में इस ग्राफीन का यूज किया जाता है। ठीक है, वहां पे भी इसका यूज होता है। नाउ मेम्ब्रेन्स, आप सबके घरों में, मेरे घरों में, मतलब सबके यहाँ आरओ तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है।
आरओ क्या होता है? आरओ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। सो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ना बड़े बड़े, आपने देखा होगा आरओ में अपने, ऐसे से कुछ होता है बना हुआ है ना। सो इसके अंदर जो होता है ना, जो भी इसके अंदर फंक्शनिंग्स होती है वो ग्राफीन की वजह से होती है। सो इसमें भी ग्राफीन का यूज होता है, ठीक है। SLVs, स्पेस लॉन्च व्हीकल्स, हम जानते हैं कि जो ग्राफीन है वो बहुत ही लाइट होता है, ठीक है, पहली बात। सो उस वजह से क्या होगा कि लाइट होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी है होती है कि कोई भी अगर हमें पेलोड भेजना है अपने अर्थ से बाहर आउटर स्पेस में, सो पेलोड के लिए क्या होना चाहिए, जो स्पेसक्राफ्ट है उसकी जो वेट होना चाहिए वो बहुत लाइट होना चाहिए। सो ग्राफीन क्या करता है, ग्राफीन मेक्स द weight very much minimal so that it can go in the outer space, ठीक है। सो ये सब कुछ कुछ एप्लीकेशंस थे अबाउट द ग्राफीन। नेक्स्ट देखते हैं। मैं अगर बात करूं इंडियन सिनेरियो की, मतलब कि इंडिया का क्या स्टैंड है ग्राफीन को लेकर, सो वी हैव इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन। हमारे पास ये सेंटर है जो कि केरला में स्थित है, ठीक है। देन वी हैव डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला, वी हैव टाटा स्टील एंड सीमेंट विच इज इन थ्रिसुर, ओके। और ये 8 पेटेंट है जो कि फाइल किया था बाय इंडिया, ओके। मैं अगर बात करूं वर्ल्ड सिनेरियो की, सो वर्ल्ड की बात करूं, सो चाइना, यूएस, यूके, जापान, साउथ कोरिया, रशिया एंड सिंगापुर are the leading countries in graphene research and graphene production। और इसमें से बात करूं मैं अगर, तो फिर चाइना एंड ब्राजील लीडर्स इन द ग्राफीन प्रोडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर टॉप मोस्ट और आर द लीडर्स इन द ग्राफीन प्रोडक्शन, सो दे आर योर चाइना एंड ब्राजील, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज आ रहा है विच इज लिंक्ड विथ योर GS3 साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक। देखते हैं न्यूज क्या आ रही है। सो चिल्ड्रन ऑनर्ड टू मार्क वर्ल्ड थैलेसीमिया मंथ, वर्ल्ड थैलेसीमिया मंथ। अब देखते हैं कि जो थैलेसीमिया होता है वो क्या होता है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, हमारे लिए कहानी कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं हुई है आज तक, ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर ये हमें नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है अबाउट थैलेसीमिया, ये क्या होता है देखते हैं। सो थैलेसीमिया जो होता है, दिस इज अ इनहेरिटेड कंडीशन वेयर द बॉडी डज नॉट मेक एनफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है, इट इज अ रेड पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में जैसे कि आपका रेड ब्लड सेल हो गया, ठीक है, इसमें जो रेड कलर का जैसे कि ब्लड का जो लाल रंग है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन, इतना समझ लो आप लोग, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन ज्यादा प्रोड्यूस ना करने की वजह से बॉडी में एक कंडीशन हो जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग थैलेसीमिया। क्लियर। नाउ जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ होता है, इन योर रेड ब्लड सेल्स, और दे आर द वंस, दीज आर द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट ऑक्सीजन टू द सेल्स। मतलब कि जो RBCs होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, दे कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू द सेल्स, ठीक है। और यही मैं बात करूं कि अगर हीमोग्लोबिन है जब वो कम हो जाए और जब RBC है जब वो भी कम हो जाए, सो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज एनीमिया, कंडीशन कॉल्ड एज एनीमिया, ठीक है। सो पर्सन को एनीमिया भी हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं। अब जब ये कम होगा तो क्या होगा, देयर वुड बी लेस ऑक्सीजन डिलीवरी टू द सेल्स। जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, मिलियंस ऑफ सेल्स में जो ऑक्सीजन पहुंचता है वो अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। नाउ मैं अगर बात करूं
थैलेसीमिया की, सो थैलेसीमिया में क्या होता है कि इसमें आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है, ठीक है। और एनीमिया में क्या होता है कि आपका जो आरबीसी है वो कम हो जाता है, ठीक है। अगर बात करूं थैलेसीमिया की, सो इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला अल्फा थैलेसीमिया, दूसरा बीटा थैलेसीमिया। सो अल्फा और बीटा, ओके। नाउ अब बात हो गई थैलेसीमिया की कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सो ट्रीटमेंट देखते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी अगर डोनर है, ठीक है, कोई भी अगर डोनर है, उसका ब्लड किसी विक्टिम की किसी भी उसके बॉडी में जाए जो कि जिसको थैलेसीमिया हुआ है। सो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो प्योर ब्लड है वो उसके ब्लड में जाकर इट विल एक्ट एज अ एंटीबॉडी, और वो क्या होगा फिर, इट विल हेल्प इन मेकिंग प्योर एंड हीमोग्लोबिन रिच ब्लड। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो डोनर का रेड ब्लड सेल्स है, जो उसमें हीमोग्लोबिन है, और जो हीमोग्लोबिन जो किसी और के बॉडी में जा रहा है, जाने के बाद क्या होगा कि वो अपने आप से हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड हो गया कि हेल्दी रेड ब्लड सेल्स आर गिवन टू द पेशेंट, जो हेल्दी आरबीसीज हैं उसको पेशेंट को दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है किलेशन थेरेपी। अब ये क्या होती है? सो किलेशन थेरेपी बेसिकली होता है टू चेक द आयरन ओवरलोड, कितना बॉडी में आयरन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज यहां पे कहीं भी नहीं लिखी है, ध्यान दीजिएगा। सो ये कंटेंट निकल के आता है विच इज किलेशन थेरेपी। सो ये क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस टू चेक द आयरन डेफिशिएंसी और द आयरन ओवरलोड, कितना कम है या कितना ज्यादा है। बेसिकली आयरन को पता करने के लिए कि बॉडी में कितना आयरन प्रेजेंट है, उसके लिए ये चीज होती है, ठीक है। नाउ folic acid intake to help in development of red blood cells, most important, folic acid. Which acid is responsible in the production of red blood cells, guys? It is your folic acid, ठीक है। दूसरा, which therapy is known to check the iron overload or iron deficiency in the body? That is your chelation therapy, ठीक है। इतना क्लियर है? सो यहां से हमने तीन चीजें पढ़ी। पहला, व्हाट इज थैलेसीमिया। दूसरा पढ़ा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। तीसरा पढ़ा किलेशन थेरेपी क्या होती है। चौथा पढ़ा फॉलिक एसिड क्या होता है, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा कि रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में, आरबीसी के फॉर्मेशन में फॉलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है। इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनसर्टेन शावर्स। सो दिस इज रिलेटेड टू योर GS1 ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी। अब देखते हैं कि इसमें क्या चीजें होती हैं। सो यहां पे बेसिकली आपका मॉनसून के बारे में बात किया गया है, अबाउट योर मॉनसून, ओके। सो हम लोग देखेंगे कि मॉनसून कैसे आता है, जो इंडियन डाइपोल है उसका क्या इसमें यूज है, मॉनसून कब आता है, मॉनसून की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। हम ये सब देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सो ये आपका हो गया न्यूज, ठीक है। अब देखते हैं हमारा मेन कंटेंट क्या है। सो कंटेंट पे आते हैं। नाउ जो इंडियन ओशियन डाइपोल है ना, ठीक है, जो इंडियन ओशियन डाइपोल है ये क्या होता है? बेसिकली इट इज द डाइपोल which is present in the इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है। सो जैसे कि ये आपका इंडियन ओशियन रीजन हो गया, यहाँ पे, यहाँ से लेकर
यहां तक, ठीक है, ये पूरा हो गया इंडियन ओशियन रीजन। अब यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक है। और ये होता क्या है, बेसिकली इट हैपेंस व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर, मतलब कि जो सरफेस का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा वार्म हो ड्यू टू द सन, और जो इसके नीचे का हिस्सा है, मतलब कि जो पानी के अंदर का है वाटर, उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम हो। सो ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं हम लोग इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक है, बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड साउथ ईस्टर्न इंडियन ओशियन, ठीक है। नाउ अगर मैं वेस्टर्न पोल की बात करूं, जो कि आपका अरेबियन सी में आ जाता है, ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी आपका बनेगा, ठीक है, विच इज योर वेस्टर्न पोल, ठीक है। अगर ईस्टर्न पोल की बात करूँ तो ये कहाँ बनता है, ये बनता है साउथ ऑफ इंडोनेशिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि जो वेस्टर्न पोल है वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा आपका अरेबियन सी में, और ईस्टर्न पोल है वो कहाँ बनता है, वो बनता है साउथ ऑफ इंडोनेशिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सो यहाँ बनेगा आपका ईस्टर्न पोल, ईस्टर्न पोल, यहां बनता है वेस्टर्न पोल, ठीक है। नाउ इंडियन ओशन डाइपोल क्या है कि ऑस्किलेशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर, ऑस्किलेशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फेजेस, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया अभी आप लोगों को, ये सन है, ठीक है, और इसकी जो रेज हैं ये पानी पे गिरती हैं। सो ऑब्वियसली बात है जो ऊपर का जो वाटर का सरफेस वाटर होगा वो ज़्यादा हीट अप होगा एज कंपेयर टू दी बिलो वाटर, ठीक है। यहाँ पे जो पानी होगा वो कंपैरेटिवली इसके ठंडा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली फॉल कर रही हैं, ठीक है। सो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, यहाँ पे गर्म यहाँ पे ठंडा, इसको बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल। और इसका अगर ऑस्किलेशन होगा, मतलब कि ड्यू टू ट्रेड विंड्स एंड ड्यू टू विंड्स ये पानी ऊपर नीचे आएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अटलांटिक मेरिडियनल डाइपोल, ठीक है, ठीक है। सो इस कंसेप्ट से क्या होता है कि जो गर्म पानी और जो चिल्ड पानी है, ठीक है, वो आपस में आके मिल जाते हैं, ठीक है, और यही फिर जाके सर्कुलेशन पूरे ग्लोब पे, पूरे प्लैनेट पे होता है, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज ये होता है कि न्यूट्रिएंट जितने भी हैं वाटर में वो मिक्सअप होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की अवेलेबिलिटी मिलती है, फूड अवेलेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो अगर एग्जाम में पूछे कि इंडियन ओशियन डाइपोल से जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स है उनका क्या लिंक है, सो इट हेल्प्स इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करूं मैं आपकी, सो न्यूट्रल कंडीशन, नो ऑस्किलेशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर, मतलब कि अगर न्यूट्रल कंडीशन हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर हीट ना हो, ओके, अगर ये जो सरफेस वाटर है ये वार्म अप ना हो, सिर्फ अगर दोनों का टेम्परेचर कुछ हद तक इक्वल रहे, सो वहां पे इंडियन ओशन डाइपोल का ऑस्किलेशन नहीं होता, एंड दिस फेज नोन एज न्यूट्रल फेज, इसको न्यूट्रल फेज बोलते हैं, ओके। नाउ अगर बात करूं मैं पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल की, सो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है कि जो इंडोनेशिया का रीजन है ना वहां पे ड्रॉट आ जाता है, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो इंडोनेशिया है इस रीजन में, यहाँ पे क्या होगा कि अगर पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल देखने को मिलेगा, सो वहां पे इंडोनेशिया में ड्रॉट की स्थिति देखी जाएगी। इसमें क्या होता है कि वेरी लेस रेनफॉल,
मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव आईओडी में देयर इज अ लेस रेनफॉल, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में देयर इज लेस रेनफॉल। ठीक है, अब यहां पे लेस रेनफॉल होगा, सो इंडिया में क्या होगा, देयर वुड बी अ हैवी रेनफॉल इन इंडिया। ठीक है, देयर वुड बी अ हैवी रेनफॉल इन इंडिया। ठीक है, अगर बात करूं पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की, सो इट लेसेंस द इफेक्ट ऑफ एल नीनो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल नीनो क्या होता है, दिस इज द वार्मिंग ऑफ सी surface and increasing the temperature, ठीक है। सो एल नीनो इन शॉर्ट क्या होता है, दिस इज द फेस जहां पे कि जो ओशन वाटर है वो हीट अप हो जाता है। ठीक है, नाउ एल नीनो क्या है, अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। मतलब कि अगर मैं ड्रॉ करूं, सो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका। ठीक है, सो जो पेरू वाला कोस्ट है ना, यहाँ पे है पेरू, पेरू इज अ कंट्री। सो पेरूवियन कोस्ट पे क्या होता है कि पेरूवियन कोस्ट पे आके जो पानी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीट अप हो जाता है। सो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग एल नीनो इफेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नेगेटिव फेज ऑफ इंडियन ओशियन डाइपोल। नेगेटिव फेज क्या क्या है इसके देखते हैं, चलिए। सो ग्रेटर प्रेसिपिटेशन इन द ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन। जो इंडियन ओशियन रीजन है, जो कि ईस्टर्न पार्ट है, वहां पे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में रेनफॉल देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट पॉइंट निकल के आया कि रेनफॉल वुड बी हायर। कौन सी कंडीशन में, कंडीशन होना चाहिए नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। ठीक है, और इससे पहले वाले में क्या था, पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशियन डाइपोल, जो कि कहां देखा गया था, इन द इंडोनेशियन रीजन। यहां पे ड्रॉट आ जाएगा फिर। ओके, नाउ नेगेटिव फेज ऑफ इंडियन ओशियन डाइपोल जो कि ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में देखा जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, दे वुड बी अ ग्रेटर प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा फिर होगी, और यही रीजन है कि अप्रैल और मई में देयर इज एन अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून। हम देखते हैं ना कि कई बार अप्रैल मंथ में फर्स्ट ऑफ वीक में क्या होता है कि बारिश आने लगती है। ठीक है, सो बारिश का मेन रीजन क्या है, यही रीजन है इसका कि ड्यू टू दी नेगेटिव फेज ऑफ इंडियन ओशियन डाइपोल। ओके, केरला का आपका हो गया रीजन, यहां पे भी इस चीज को देखा जाता है। ठीक है, और एनहांस्ड समर रेनफॉल ओवर पेनिनसुलर इंडियन रीजन देन सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया। मतलब कि जितने भी आपके कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है, जितने भी कोस्टल स्टेट्स मतलब कि जितने भी वेस्टर्न घाट और जितने भी ईस्टर्न घाट के जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे देखा जाएगा कि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश होने की संभावना होगी एज कंपेयर टू दी सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, हम लोग सुनते हैं ना न्यूज़ में कि महाराष्ट्र में इतनी ज़्यादा इतनी मिलीमीटर की बारिश हुई। ठीक है, तो वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द इंडियन ओशियन डाइपोल। जो गुड़गांव वाला रीजन है और जो दिल्ली वाला रीजन है, वहाँ पे तो उतनी खैर बारिश नहीं होती है। ठीक है, गुड़गांव में क्या है, अगर 2 बूंद आया तो पूरे गुड़गांव में बाढ़ आ जाती है। सो ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्यों, बिकॉज ऑफ द इंडियन ओशियन डाइपोल। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं जीडीपी एक्सपेंशन ऑफ 6.1%। ये आपका लिंक होता है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी। इंडियन
इकोनॉमी, ठीक है। सो जीडीपी का एक्सपेंशन देखा गया है 6.1% में इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 एंड 23। अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि कितना एक्सपेंशन देखा गया लास्ट क्वार्टर में, ऑब्वियसली बात है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि जीडीपी क्या होता है, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है वो पता होना चाहिए, जीडीपी किस किस चीज़ों पे अफेक्ट करता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कि हमारा कंटेंट क्या है। सो जीडीपी क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, इफ एनी गुड्स और एनी प्रोडक्ट इज बीइंग मेड इनसाइड द कंट्री, ठीक है, और विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर, सो उसको बोलेंगे हम लोग जीडीपी, ठीक है। सो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इंडियन टेरिटरी और कोई भी टेरिटरी ऑफ अ डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है। अगर बात करूं जीडीपी के कैलकुलेशंस की, सो अकाउंट्स ओनली फाइनल गुड्स एंड डू नॉट कंसीडर इंटरमीडिएट गुड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनली जो भी प्रोडक्ट बनेगा आपका, जैसे कि ये आपका हो गया आलू, आलू है ये, ठीक है, समझ जाओ आलू है। अब इसका जब चिप्स बनेगा ना, सो जो भी जीडीपी की वैल्यू है वो इस चिप्स को देखते हुए बताई जाएगी, ठीक है। बीच में कितना लॉजिस्टिक्स लगा, बीच में कितना प्रोसेसिंग हुआ, वो सब कोई मतलब नहीं। हम लोग को मतलब है कि फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें क्या इसमें योगदान किया, ठीक है। सो इस चिप्स के पैकेट ने जीडीपी में क्या योगदान किया वो यहाँ पे अकाउंट किया जाएगा, ठीक है, ना कि पूरा इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, क्यों होता है ऐसा? मान लीजिए कि अगर हम लोग इस प्रोसेस को भी इंक्लूड कर लेते, सो देयर वुड बी अ कंडीशन ऑफ डबल अकाउंटिंग। मतलब कि हमने एक बार तो इसको नोट किया ही, दूसरी बार भी हमने इसको कंसिडर कर लिया। सो इस वजह से क्या होगा, देयर वुड बी अ डबल काउंटिंग इन द वैल्यू। सो इसीलिए हमेशा जो जीडीपी है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनली जो बन के तैयार है प्रोडक्ट, उसके ऊपर जीडीपी को लगाया जाता है, ठीक है। नाउ इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स, फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं काम करने के लिए, आते हैं ना, सो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉरेनर्स भी कहीं ना कहीं जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में हेल्प कर रहे हैं, बट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। जो इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाया जा रहा है, ओके। नाउ इनकम जनरेटेड बाय आवर नेशनल्स, जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, ठीक है, बाय आवर नेशनल्स इज नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे इंडिया के लिए हेल्पफुल नहीं है, वो कहीं और जाके वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं। यही मेन रीजन है कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, अगर वो कहीं बाहर जाके अगर किसी भी सर्विसेज में काम करें, ठीक है, सो उसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। बट वही अगर उनके देश के हमारे देश में आकर काम करें तो वहां पे जीडीपी को काउंट किया जाएगा। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जीवीए, जीवीए ये क्या होता है कि दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू एडेड टू द पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ, वैल्यू एडिशन क्या मतलब हुआ, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आलू, आलू, ठीक है, आलू है ये। नाउ अब आलू को अगर चिप्स बनाया जाएगा, ये चिप्स है, ठीक है। अब बात करें जीडीपी की, सो जीडीपी में क्या काउंट होगा, जीडीपी में सिर्फ ये काउंट होगा, जीडीपी में सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट काउंट होता है, ओनली द
फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है ना, वो पूरे प्रोसेस में जितनी जितनी बार इस आलू की वैल्यू बढ़ी, ठीक है, जितनी जितनी बार इस आलू की वैल्यू बढ़ी वहां वहां पर जीवीए को देखा जाएगा। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट इसमें से हमें माइनस करना होगा कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, क्या क्या इनपुट लगा, जैसे कि अब आलू की बात हो रही है, सो आलू को ग्रो करने के लिए ऑब्वियसली बात है क्रॉप है एक तरह का, सो यहाँ पे फर्टिलाइजर हो गए, यहाँ पे वीडिसाइड्स हो गए, ठीक है, इन सब कितना स्प्रे किया गया, सॉइल हो गया, सो फार एंड सो फोर्थ। सो ये सब आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ इनपुट, और ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है। दूसरा आ गया रॉ मटेरियल, जैसे कि आलू, ठीक है, सो इसमें जो बेसिक इसमें रॉ मटेरियल है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेस हैं, ठीक है, जितने भी प्रोसेस है वो सब इसमें ऐड किए जाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, यू शुड नो अबाउट जीडीपी वर्सेस जीवीए, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है। एक बात करता है टू ऐड द वैल्यू इन द फाइनल गुड्स, ठीक है, और एक बात करता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में बन रहे हैं, वो कितने बन रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, एक्चुअली आई वाज नॉट एबल टू मेक फ्यू डेज ऑफ करंट अफेयर्स, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं धीरे धीरे करके जितने भी मेरे पिछले वीडियोस हैं मैं सब लेकर आऊँगा। ठीक है, सो तब तक के लिए कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग। जय हिंद एंड टेक केयर।